Hello dear student, my name is Anil Mongre and today in this video I will teach you what is inverse square law. इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ आखिर होता क्या, ये रूल होता क्या है। तो एक्चुअली इन्वर्स स्क्वायर लॉ और कुछ नहीं है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ये लिया गया है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों होता है, क्योंकि देखिए अब हमने फाइंड आउट किया था दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके इक्वल होता है, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट A है दूसरा ऑब्जेक्ट B है। एक का मास है कैपिटल M है, दूसरे का मास स्मॉल m है। उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r है, स्मॉल r है। ठीक है, तो ये फोर्स का वैल्यू हमने निकाला था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके देखा हमने, पहला मास के प्रोपोर्शनल होता है, उनके प्रोडक्ट के मास के। दूसरा वो प्रोपोर्शनल होता है उनके जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इन्वर्स। स्क्वायर का इन्वर्स मतलब ये उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लिया। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स क्या होगा, 1/r स्क्वायर। तो इन्वर्स का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यू मतलब दो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर निकाला, तो इस स्टेटमेंट में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है कि फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है तो इसमें से एक वैल्यू यहाँ पर नीचे में हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर दिखने को मिल रहा है आपको। और ये कौन सा स्क्वायर है, इन्वर्स स्क्वायर। ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर उनके बीच का डिस्टेंस का। तो ये एक फैक्टर के कारण में ही, ये एक बात के कारण में ही इस लॉ को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को जो बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन आप मत रखना, दोनों सेम चीज है। ये एक फैक्टर यहाँ पर मिला हमको, एक तथ्य मिला कि इन्वर्स स्क्वायर जो होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस का वो प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, इसीलिए इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स का जो वैल्यू है वो भी कम होते जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये फोर्स जो लग रहा है इनके बीच में ये इतना लग रहा है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया। तो r की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 2r। ठीक है, पहले 10 मीटर की दूरी पे थे, मान लो अब 20 मीटर की दूरी पे हो गए, तो r की जगह में 2r करेंगे तो यहाँ पर से वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू है ना। तो यहाँ पर देखिए r का वैल्यू हम डबल कर देते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर देते हैं। मान लो 10 मीटर की दूरी से 20 मीटर की दूरी पे हैं दो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ये ओरिजिनल वैल्यू है, इस ओरिजिनल वैल्यू में अगर डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, r इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू जी एम स्मॉल m और r की जगह में क्या रखा, 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर से वैल्यू हमको मिलेगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4r स्क्वायर, क्या मिल जाएगा 4 इंटू r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप इसको, F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये जो नया F का वैल्यू आया इसको मान लेते हैं हम F डैश। तो F डैश क्या हो जाएगा, ये F ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतने का ये F है ना, ये वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू F। समझ आया आपको यहाँ पर, मतलब 1/4 कम हो जाता है। 1/4 क्या हो जा रहा है, फोर्स जो पहले वाला फोर्स है 1/4 कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डबल करते जाते हैं। तो डिस्टेंस को अगर बढ़ाते जाते हैं तो अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स ओरिजिनल क्या था, ये था, और डिस्टेंस को डबल कर दिया मतलब r की जगह में 2r कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू मिला 1/4 हो गया पहले वाले फोर्स का। मान लो फोर्स लग रहा था उनके बीच
10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का 1/4 क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर दीजिए 10 डिवाइडेड बाई 4, तो उतना जो वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस को बढ़ाने के बाद में मिलेगा। तो ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स और इनवर्स स्क्वायर लॉ सेम होता है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या कारण है कि हम इसके बारे में इतना जान रहे हैं, इसका क्या महत्व है हमारे डेली लाइफ में। तो पहला, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ओके, सन के और 8 प्लैनेट्स के बीच में, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में ही जो 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच मेक्स द 8 प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सन के चारों ओर जो 8 प्लैनेट घूम रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में ही हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, सन और 8 प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। सेकेंड, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच मेक्स द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही बेटा जो क्या करता है, मून को अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करवाता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व नहीं होगा। अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में, टेंजेंटियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये मान लीजिए ये आपका अर्थ है ई, और ये अब जो है वो मून है। तो ये मून क्या हो रहा है, इसके चारों ओर अर्थ के रिवॉल्व कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसको बोलते हैं यहां से जो, और ये किधर लग रहा है, इधर सेंटर की ओर, अर्थ की ओर, ठीक है। और इसको हमने कैसे समझा था, जैसे कि स्टोन है, स्टोन को एक थ्रेड से टाई कर दिया आपने, उसको रिवॉल्व किया, चारों तरफ घुमाया, तो स्टोन क्या करेगा, चारों तरफ घूमेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स किधर होगा, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर की ओर लगेगा, ठीक है। वैसे ही ये मून जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, अर्थ के द्वारा मून पर, मून के द्वारा अर्थ पर। क्लियर है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये किधर चला जाएगा, टेंजेंटियल पाथ में। मान लीजिए यहां पर है मून और फोर्स नहीं लगेगा तो किधर चला जाएगा, इधर टेंजेंटियल पाथ में। क्लियर है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन मून एंड द अर्थ। तो अर्थ और सन मून के द्वारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब मून और सन किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ के ऊपर में। तो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सो दस इट क्रिएट्स द टाइड्स। तो ऐसा करने से क्या होता है, अर्थ में जो वाटर है, वाटर के ऊपर फोर्स आता है और वाटर क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगते हैं, और ये होता है टाइड्स। ठीक है। सो टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है सन का और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अर्थ में जो वाटर है उसको अपनी ओर खींचते हैं। तो उसके कारण में ही वो वाटर का लेवल क्या होता है, अप होता है या डाउन होता है, तो वो होता है टाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द एटमॉस्फेयर होल्ड इट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के द्वारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसके ऊपर में, एटमॉस्फेयर के ऊपर में। तो एटमॉस्फेयर इसीलिए हमारे अर्थ के सरफेस में पाया जाता है। अगर एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस नहीं होंगे हमारे अर्थ, ठीक है, अगर वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो गैसेस क्या हो जाएंगे, वो उनको गैसेस को पकड़ के कौन रख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर को होल्ड करके कौन रख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन एंड द स्नो विच मेक्स देम टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ के द्वारा लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, सन, जो अर्थ के द्वारा लग रहा है रेन ड्रॉप के ऊपर, किसके ऊपर, रेन ड्रॉप। और ये
लग रहा है तभी ये अर्थ के सरफेस में हमारी ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं ना, बारिश होती है तो क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है उस वाटर के ऊपर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। स्नो भी वैसे ही है, स्नो के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ और ग्रेविटेशनल पुल ड्यू टू इट द स्नो कम्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सारे चीजें किसके कारण होता है, यही है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।